प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। साथियों हम लोग दृष्टि के टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो UPPCS प्री 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक इसके पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं और सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से डिटेल से कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया। तो प्रश्न द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो यह खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है। बात किया जाए खाद्य और कृषि संगठन की, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यह रोम, इटली के रोम में स्थित है और प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी इसमें ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न द्वारा पूछा गया है कि विश्व वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जलीय जीव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है जलीय जीव से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, नीतलस जीव वे हैं जो जलराशियों के तल में पाए जाते हैं। तो कथन द्वारा कहा जा रहा है कि नीतलस जीव ऐसे जीव होते हैं जो जलराशि के तल में रहते हैं। तो पहला कथन सही है। वहीं दूसरा कथन है, पेरीफाइटान अनासक्त जीव हैं जो जल वायु अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं जैसे प्लावी पादप आदि। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि पेरीफाइटान ये ऐसे जीव हैं जो जड़ वाले पौधों के तनों एवं पत्तियों अथवा तल की मृदा के ऊपर से निकलने वाले तत्वों जैसे कि अवृंत शैवाल तथा उनसे संबंधित जंतु समूहों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है। तो जिन लोगों को इसका आंसर पता है वे सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है। तो यह मार्बल पैलेस चिड़ियाघर है। मार्बल पैलेस चिड़ियाघर की बात किया जाए तो यह वर्ष 1854 में कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था और यह देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। तो मार्बल चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। तो कोलकाता में स्थित है। इससे आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय किस जिले में खोला गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी बताइए कि उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय किस जिले में खोला गया। तो यह कहाँ पे खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में खोला गया है। बात किया जाए थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं और यह उत्तर प्रदेश की सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है। इसके द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। कई बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है किस जनजातियों के द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा थारू जनजाति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्रूट्स सभी लोग जानते होंगे ड्रैगन फ्रूट्स के विषय में। तो ड्रैगन फ्रूट्स के विषय में यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में ड्रैगन फ्रूट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मिजोरम है। ठीक है, यहाँ मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा। तो इसलिए इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है, इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। तो दूसरा कथन सही है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट्स के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं। ड्रैगन फ्रूट्स के विषय में आप सभी
पुनः देख लीजिए, ड्रैगन फ्रूट्स ये भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मिजोरम है और इस पौधे की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इतना आप सभी जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह गलत है, क्योंकि वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के एक वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेग को प्रदान किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार उनके शोध, जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझाने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्वानुमान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात कर लें इसी में कि वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था। वहीं वर्ष 2020 में यह पुरस्कार भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 में दिया गया था, जो एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार की बात किया जाए तो यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो बिल्कुल सही है, विश्व खाद्य पुरस्कार एक नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 कथन, दूसरा कथन सही है। और विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी और MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1987 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, इन्हें वर्ष 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो पहले व्यक्ति थे। इतना आप सभी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपोषण न्यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ न्यूट्रिफिकेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। तो न्यूट्रिफिकेशन से बात किया जा रहा है, न्यूट्रिफिकेशन का। तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन है, यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। तो दोनों कथन इसका सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह 250 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए कुल 250 स्थान चुने गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आप सभी जान लीजिए रैट्स होता क्या है। तो रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर अर्थात क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है। तो पूछा जा रहा है कि यह संरचना किससे संबंधित है? तो SCO से संबंधित है। तो रैट्स के विषय में बात किया जाए तो मई 2022 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों ने नई दिल्ली में, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना दैट इज रैट्स की परिषद की बैठक में भाग लिया है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना परिषद की बैठकें हुई हैं, ये कहाँ पे हुई हैं? तो यह नई दिल्ली में हुई हैं। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। और SCO के
SCO की बात किया जाए, संघाई सहयोग संगठन की, तो यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। बात किया जाए SCO की गठन की, तो इसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि SCO का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 2001 में किया गया था। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया था, तो वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया था। इसके सदस्य के विषय में बात किया जाए तो SCO के सदस्य में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी SCO के सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय, तो SCO का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। इसकी भाषा की बात किया जाए तो SCO की भाषा रूसी और चीनी है। इतने फैक्ट को आप सभी SCO से संबंधित याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड नेकनामपुर झील है। नेकनामपुर झील कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये देखिए फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड होता क्या है, तो यह हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होता है जो पौधों को सूर्य के प्रकाश की मदद से जल पर बढ़ने की अनुमति देता है। तो ऐसे पौधे जो उगाए जाते हैं, जो केवल पानी में उगाए जाते हैं, जिन्हें मृदा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे आप सभी जानते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रश्न तो सभी को पता होगा, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। ठीक है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। तो कब किया था अमृत सरोवर का उद्घाटन? तो यह 13 मई 2022 को। तो 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। इसे भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। चलिए 65 प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर के प्रश्न को, उद्विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ उद्विकास से संबंधित प्रश्न को बताना है, इससे संबंधित देखना है। तो चलिए, यहाँ पहला कथन है, 2 कथन दिया गया है। पहला कथन कह रहा है, उद्विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। तो पहला कथन सही है। वहीं दूसरा कथन है, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। तो यह भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया था। तो सबसे पहले आप सभी कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित ये है क्या, इसका क्या उद्देश्य है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित, यहाँ कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करना है। ठीक है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण यह जैव विविधता के लिए अपनाया गया है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क यह टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात किया जाए डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क यह क्या है? तो यह इंडिया डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों तथा उसके माता पिता और देखभाल करने वाले को समझने, स्वीकार करने एवं समर्थन करने में मदद करना है। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? तो प्रवाल का सहजीवी संबंध जूजेंथिली से होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है
अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वनोन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है, तो यह कथन गलत है। अमेजन फंड के विषय में बात किया जाए तो अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है जो वनोन्मूलन को रोकने, इसको निगरानी करने और इसका मुकाबला करने के साथ साथ ब्राजीलियाई अमेजन में संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों में गैर प्रतिपूर्ति योग्य निवेश के लिए दान जुटाने हेतु बनाया गया है। ठीक है, तो अमेजन फंड क्या है, तो यह एक REDD+ तंत्र है और इसका प्रबंध BNDES ब्राजीलियाई विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई। तो फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर, रामपुर और सहारनपुर की पहचान की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन 1, 2 और 3 होगा, तो इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो बेपोर बंदरगाह यह केरल में स्थित है। ठीक है, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह किस वर्ष लागू हुआ था। तो यहाँ बताना है लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह वर्ष 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। यहाँ कथन और कारण दिया गया है, इसमें बताना है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होता है, तो कथन सही है। सल्फर डाइऑक्सीजन के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होता है, वही कारण है। तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो कथन कारण दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होता है क्योंकि तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना दैट इज रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ सही कथन बताना है आप सभी को इससे। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। यहाँ बताना है कि दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का हिस्सा कौन सा देश नहीं है, तो इसमें चीन नहीं है इसका हिस्सा। तो बात किया जाए दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का, तो यह वर्ष 2011 में पारो, भूटान के पारो में शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन सहायता निकाय है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी के माध्यम से दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराध को समाप्त करना है। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, जबकि चीन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है। तो विश्व की बाज राजधानी, ये बाज राजधानी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अमूर फाल्कन का वैज्ञानिक नाम फाल्को अमूरेंसिस है। यह विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला
रैप्टर शिकार पक्षी है। अमूर फाल्कन, यहाँ एक पक्षी की बात किया जा रहा है, एक बाज की बात किया जा रहा है, तो उसी से संबंधित विश्व की बाज राजधानी पूछा जा रहा है। तो यह भारत में स्थित है और इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिए कि बाज राजधानी कैसे संबंधित हो गया। तो अमूर फाल्कन जो पक्षी है यह बाज की प्रजातियों के अंतर्गत बाज हो गया या फिर फाल्कन वर्ग के एक छोटा शिकारी पक्षी है। ठीक है, ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्व साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा शीत ऋतु से बचने के लिए मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागर क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं। इसका नाम अमूर नदी के नाम पर पड़ा है जो रूस तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है और प्रजनन स्थल से दक्षिण अफ्रीका की ओर वार्षिक प्रवास के दौरान अमूर फाल्कन के लिए नागालैंड की दोयांग झील एक ठहराव केंद्र के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार नागालैंड, दैट इज भारत के नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थात विश्व की बाज राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भारत को जाना जाता है विश्व की बाज राजधानी के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीब कल्याण सम्मेलन के विषय में देखा जाए तो यह 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अनूठा सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं? यहाँ बताना है कि धूम्र कोहरे के घटक कौन से रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं। तो ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पराक्सी एसिटिलिक नाइट्रेट, तो ये सभी हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक ओजोन, एक्रोलीन और फॉर्मेल्डिहाइड, पराक्सी एसिटिक नाइट्रेट, ये सभी धूम्र कोहरे के घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? तो ब्लैक कार्बन का स्रोत जैव भार का जलना, ठोस ईंधन से खाना बनाना और डीजल उत्सर्जन से उपयुक्त सभी से होता है। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन इन सभी से होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नेवा, दैट इज राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो 19 मई 2022 को किया गया। ठीक है, वहीं नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर प्रश्न को। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? तो नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है स्वस्थानीय जैवोपचारण या बायो रिमेडिएशन रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है बायो स्पार्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। तो यह गलत है, पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है बायोवेंटिक में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। तो दूसरा भी कथन गलत है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो एक और न ही दो कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है। और कारण कह रहा है समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और
कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात किया जाए ओजोन परत की, तो ओजोन एक प्राकृतिक गैस है, यह ऑक्सीजन का एक आवंटक है, ठीक है। यह वातावरण की दो अलग अलग परतों में पाया जाता है। पहला क्षोभ मंडल में ओजोन बैड है क्योंकि यह हवा को प्रदूषित करती है और धुंध बनाने में मदद करती है, जो सांस लेने के लिए सही नहीं है। वहीं समताप मंडल में ओजोन गुड है क्योंकि यह सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा तो कहाँ पे होगा? तो खिड़किया घाट वाराणसी में होगा। खिड़किया घाट कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो देश का पहला फ्लोटिंग पुल होगा जिसका निर्माण खिड़किया घाट वाराणसी में किया जा रहा है। अपरदहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकी एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अवघटित कर देते हैं उससे कहते हैं अपचय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो अपचय कहते हैं। कार्बन अधिग्रहण क्या है? यहाँ पूछा जा रहा है कार्बन अधिग्रहण। तो कार्बन अधिग्रहण वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो किस महिला ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह निखत जरीन ने जीता है। बात किया जाए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की, तो ये इसमें निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है और मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण 6 मई 2022 को तुर्की के इस्तांबुल में शुरू किया गया था। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे शुरू किया गया था? तो तुर्की के इस्तांबुल में। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ दैट इज IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि IUCN का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में की गई थी, 21 में की गई थी। आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कुछ फैक्ट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जलवायु सम्मेलन में 121 सौर संसाधन संपन्न देशों जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं के बीच आपसी सहयोग के लिए एक विशेष मंच के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। यह भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किन देशों का संयुक्त प्रयास है? तो भारत और फ्रांस का। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात किया जा रहा है। इसका मुख्यालय भारत में है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। वर्तमान में 110 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करता है, जिसमें 90 देशों ने इसका पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। IUCN से ये सभी फैक्ट आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यह कन्नौज में स्थापित किया गया है, ठीक है। फलों और सब्जियों के लिए बस्ती और कन्नौज में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधे मिल सकें, ठीक है। कन्नौज और कहाँ पे किया गया है? बस्ती में किया गया है। तो ऑप्शन में कन्नौज है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी मारेंगे और इसकी स्थापना कन्नौज और बस्ती दोनों जगह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई? तो अपनी रजत जयंती किसने मनाई है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? यह कौन सा है? तो यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल की बात किया जा रहा है, तो यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की है? तो किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की है? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, उपर्युक्त सभी ने की है। ठीक है, तो ब्लू कार्बन पहल ये सभी संगठन ने की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। तो किस पोर्टल के द्वारा यह 400 करोड़ रुपए अर्जित किया है? तो यह माइन मित्र पोर्टल के द्वारा अर्जित किया है, राजस्व अर्जित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दो सुमेलित हैं? यहाँ दो को बताना है कौन सुमेलित हैं। रामसर स्थल दिया गया है और स्थान दिया गया है। पहला रामसर स्थल है अंशुपा झील, यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। और बुडूर पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है। और थाड़े क्रीक यह महाराष्ट्र में स्थित है। और चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य यह कर्नाटक में नहीं स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो केवल चौथा ऑप्शन नहीं सुमेलित है। यहाँ केवल दो को पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है और थाड़े क्रीक ये तो महाराष्ट्र में ही स्थित है, ये सुमेलित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है प्रजातियों की प्रचुरता से संदर्भित कथन को। तो पहला कथन है, अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। तो यह गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत है। जबकि दूसरा कथन कह रहा है, बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी का विशेष अंक किसने जारी किया? तो उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक सतीश महाना ने जारी किया है। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ राष्ट्रीय सौर मिशन से बताना है कथन को। तो इस मिशन को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत तो वर्ष 2010 में हुआ था। ठीक है, यहाँ 2010 हो जाएगा, 2020 नहीं होगा। और इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका लक्ष्य 2030 नहीं होगा, 2022 होगा। ठीक है, यहाँ 2022 होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 सही हैं। आइए प्रदूषक और रोग से संबंधित किन्हीं 2 को सुमेलित बताना है, कौन सा इसमें 2 सुमेलित हैं? तो मिथाइल मरकरी से मिनी माता रोग होता है, तो यह सुमेलित है। वहीं कैडमियम की बात किया जाए तो कैडमियम विषाक्तता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नहीं, यहाँ कैडमियम विषाक्तता से इटाई रोग होता है। और उच्च नाइट्रेट संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और कोयला धूलकण से न्यूमोकोनियोसिस होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 तथा 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं 100वें नंबर प्रश्न को। 100वां नंबर प्रश्न है, 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया गया दूरसंचार विभाग के द्वारा? तो गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, गति शक्ति संचार पोर्टल। तो दोस्तों हम लोग 100 प्रश्न तक इसे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग 50 प्रश्न को और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और आप सभी को बोरियस फील होने लगेगा ज़्यादा
लंबे टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी हो तो आप लोग इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।